रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अगर सरकार नहीं बना पाते, विल यू गो टू द अदर साइड? जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं कतई कहीं नहीं जाने वाला। मेरा समर्पण, मेरा प्यार, आई लव हिम अ बिट टू मच। तो हम एनडीए में सिर्फ मोदी जी की वजह से हैं? ऑफ कोर्स। शायद रिजल्ट इज नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स चिराग पासवान। नजर नहीं लगती अगर लोग ऐसा सोचते हैं। मिड इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा कि जेन जी शुड पिक इट अप और उनका दायित्व बनता है। आप नेपाल से ले रहे हो ना इसको, मतलब आप देश में एक एनआरकी, एक अराजकता का माहौल आप फैलाना चाह रहे हो। आप अपनी हार के लिए आप देश को जलाने पर अब आ गए। हैज ही बिकम अ नेसेसिटी एनडीए के लिए? बिल्कुल नेसेसिटी है वो। हम बिहारी लोग हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर अगर आप ऐसे बोलोगे ना, तो हम उनके लिए इमोशनली भी हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सबके परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। गुरु हैं आप लोग सब बिहार में। कभी तीर लालटेन है, लालटेन तीर है, कभी लोजपा इधर है, कभी लोजपा उधर है। लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। सभी नेता यहाँ पे सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ रहते, नहीं तो फिर भाग जाते हैं। मैं अभी केंद्र में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इज द रीजन व्हाई आई एम देयर। बट 2030 में यू विल सी मी एज अ विधायक। वो तो सभी राजनेताओं के लिए मैं यही कहती हूँ कि इलेक्शन के दौरान यू आर मोटिवेटिंग मी सो मच, आई कांट इवन टेल यू। मतलब मेरे सामने बैठ के जो भिगो भिगो के मुझे ही दिए जा रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट आप यंग हैं, मतलब आप मोटिवेट कीजिए ना। यू नीड टू बी फिट। किसके बारे में बोल रहे हैं? तेजस्वी जी, ही इज बीन एन एथलीट, but he needs to work a little more on his fitness. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the NI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Bihar, which is in the midst of polls. My guest today is the youth leader of the Lok Jan Shakti Party, Chirag Paswan. His father was a much loved leader of the Dalit Samaj of the state and a prominent socialist. Chirag ji, thank you so much for being part of the podcast. Thank you. It's nice to have you on the thing, and especially after the first round of polling. अब मैं आपको बताऊं कि मैं सर्च कर रही थी ट्विटर पर एंड ऑन यूट्यूब कितने इंटरव्यूज हैं, रिसर्च सब कर रही थी, तो एक वीडियो आया जिसमें आप पोलिंग के लिए लाइन में खड़े हैं एंड 2-3 पीपल आर सेइंग व्हाई इज ही नॉट स्माइलिंग, बॉडी लैंग्वेज ऐसे क्यों है, टेंस क्यों है, व्हाई। और आप, I mean, you're a media personality in the sense that you've been in Bollywood. आप जानते हैं, तो क्या हुआ? टेंशन किस बात की थी? नहीं, टेंशन नहीं। एक्चुअली वो जगह बहुत मर्यादाओं से भरी हुई होती है, बहुत सारे कंडक्ट, मतलब यू नीड टू बी इन अ सर्टेन वे। आप इन्फ्लुएंस करते हुए नहीं दिख सकते, आप इंटरेक्ट करना कहीं वो गलत वे में चुनाव आयोग उसको ना ले, या कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो आपकी बॉडी लैंग्वेज। सो मैं बहुत ही एकदम सीधा, और मैंने सबको, अब होता क्या ना कि जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं, लोग आते हैं आपके पास सेल्फी फ़ोटो। अब ये वो एरिया है जहाँ पे फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, और एनी सच पिक्चर ये वो फिर बिना मतलब क्यों बात विवाद बनता है। तो मैं एकदम घोड़े की तरह सीधा, या ज़्यादा से ज़्यादा यूँ हाथ फोल्ड करके नीचे देख के, ताकि मेरा किसी से आई कांटेक्ट ही ना बने, ताकि इस तरीके के कोई कि फ़ोटो सेल्फी कुछ ले लें तो वो हो ना। मेरा था कि बस मैं उस एरिया से बाहर निकल जाऊँ, फिर जिसको जो करना है वो कर ले। पर लोग तो इंटरप्रेट अपने तरह से करेंगे ना कि शायद रिजल्ट इज नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स चिराग पासवान। वैसे पता है, इन अ वे नज़र नहीं लगती अगर लोग ऐसा सोचते हैं, तो ठीक है, मैं ऐसी चीज़ों को भी हवा देने में मुझे एतराज़ नहीं है। हाँ। इवेंचुअली जो रिजल्ट आना है वो आना ही है। वो रिजल्ट मेरी बॉडी लैंग्वेज से नहीं आएगा, वो रिजल्ट मेरे दावों से नहीं आएगा, वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता की चाहने से आएगा। सो मुझे लगता है जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। आई फाइंड इट वेरी फनी बिकॉज अब तो मुझे भी 11-12 साल हो गए, और ये मेरा 6ठा सक्रिय चुनाव है बिहार में। अगर मैं झारखंड, दिल्ली ये सब छोड़ दूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इन चीज़ों की कोई मायने नहीं रहते। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ द डे ऑफ काउंटिंग, जिस दिन परिणाम आ रहे हैं। उससे पहले कितने भी विश्लेषण आ जाए, कितना भी इसको एनालाइज कर लिया जाए, सेफोलॉजिस्ट क्या बोल लें नहीं बोल लें,
रिजल्ट के तौर पे ही आएगा, नॉट बट अफेक्टेड। आई डोंट थिंक सो इन द वे दैट अगर दो फेजेस में है, फर्स्ट फेज में अगर कुछ गलतियां हो गई और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ग्राउंड से रिस्पॉन्स आ रहा है कि जितना अरमान था उससे कम आपके तरफ गया है पोलिंग, तो यू कैन डू करेक्टिव एक्शन ना। कैंपेनिंग के दौरान आप मैसेजिंग चेंज Of कर course, सकते of हैं। course. तो क्या आपने फर्स्ट राउंड से कुछ लेसन्स हैव यू लर्नड कि मैं सेकंड राउंड में कैंपेनिंग स्ट्रेटजी चेंज करूं या नैरेटिव चेंज करूं थोड़ा? ऑफ कोर्स फ्यू ट्विक्स हियर एंड देयर वो हम लोग करते ही करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि मैं किसी दूसरे का सुन के या दूसरे मेरी सीट या मेरे गठबंधन के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बेहतर नहीं कोई जान रहा, बिकॉज मैं तो जमीन पे हूँ ना। अगर मैं अपनी सीटों की बात करूँ या मैं गठबंधन की सीटों की मैं यू बात टू करूँ, क्लोज टू द थिंग ना। जो विशेषज्ञ होते हैं वो लार्जर पिक्चर देखते हैं। लार्जर पिक्चर देखते हैं, हाँ। बट आई थिंक वी आर टू क्लोज इज द रीजन व्हाई हमारे पास ज्यादा जानकारी आती है। वी आर मोर ऑपोजिशन क्या कर रहा है, उसने क्या किया, सीट बाय सीट ज़्यादा डेप्थ में हम लोग रहते हैं। मुझे हर सीट की जानकारी है कि यहाँ पे इस पार्टी के प्रत्याशी ने क्या किया, उस पार्टी के प्रत्याशी ने क्या किया। मेरे पास एक्चुअली में हर बूथ का जो पोलिंग एजेंट हमारे बना के देते हैं कि कितने वोट डले, 1200 वोट यहाँ पे डला, तो इसमें अंदाजन इसको कितना गया, हम लोगों को कितना आया, तो ब्रेकअप बूथ वाइज आता है। मेरे साथ मैंने हमेशा, खैर मेरी आदत ये रही है, मैंने सर्वेस पे कभी रिएक्ट भी नहीं किए, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स जो आते हैं, क्योंकि मुझे मेरा नसीब कुछ ऐसा रहा है कि 2014 से ही मुझे सर्वे रिपोर्ट्स ना 2 से ऊपर कुछ दिखाता नहीं है। मेरी 14 में भी जब हम लोग 7 सीटों पे लड़ रहे थे तो सिर्फ 2 सीटें दिखाई गई थी, वो भी बाप बेटे की। पापा वॉज ऑल्सो कंटेस्टिंग दैट टाइम, और ये ऐसे ही नैरेटिव चला था, बस बाप बेटा जीत रहा, बाप बेटा जीत रहा, और कोई नहीं जीत रहा है। बट 7 में से मैं 6 जीता। 19 में फिर वही हुआ कि फिर मुझे 2 सीटें दिखा रहे थे कि पापा लड़ नहीं रहे थे, उस वक्त चाचा लड़ रहे थे, बट हाजीपुर फिर भी जीतता हुआ दिखा रहे थे, और मेरी सीट फिर 2, जबकि मैं 6 की 6 जीता। और इस बार 24 में तो इन्होंने मेरा बीपी इतना हाई करके रखा हुआ था, सिर्फ 1 दिखा रहे थे मेरी जीतते हुए की, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं 5 पे लड़ रहा हूँ, मैं 5 की 5 में जीत जाऊंगा। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज काम, कंपोज। ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम तो होता ही है, यू नो, until unless EVMs खुलती नहीं है, वो रिपोर्ट आती नहीं है, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। बट फिर अपनी मेहनत पे विश्वास भी है कि मेहनत की है तो परिणाम भी अच्छा ही पर ऑफ द रिकॉर्ड कई पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जितनी आपको सीट्स मिली, टिकट मिले, वो जरूरत से ज्यादा थी शायद। अब What do you say? जरूरत क्या है, ये कौन डिसाइड करता है मुझे नहीं पता। मैं ये मानता हूँ कि मैं बास्केट में कुछ ऐड कर रहा हूँ। जरूरत या फिर उम्मीद से ज्यादा, आई शुड से। हाँ, उम्मीद आई थिंक इज फाइन, या बिकॉज हाँ, उम्मीद नहीं थी कि मेरे खाते में इतनी सीटें आएंगी। मैं अपने गठबंधन में कुछ ऐड लेके जा रहा हूँ, मतलब उसको जोड़ रहा हूँ मैं गठबंधन में। ऐसे में मेरी भी उम्मीदें हैं कि अगर मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे इतनी सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। मेरी भी अपनी पार्टी है, कैडर है, जिन लोगों ने मेहनत की, और 3 साल में तो मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे में मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला भाजपा के सामने रखा था, जब ये चला कि अरे 29 कैसे मिल गई, 29 कैसे मिल गई, तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला रखा था। एक तो मैं क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े, मुझे ये गवारा ही नहीं है। मैं ये खुद ही नहीं बर्दाश्त करूंगा कि वो 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर वो 100, 101 पे लड़ते हैं, मैं उस वक्त ये मान रहा था कि जेडीयू 1-2 सीटों पे ज़्यादा लड़ेगा, तो मैंने उनको ये कहा था कि वो 102, 3 पे लड़ेंगे, ले दे के मोटा मोटी 40, 42, 41 सीटें रह जाएंगी। सो आई टोल्ड देम, मेरी भाजपा को मैंने सजेस्ट किया कि आप एक फॉर्मूला बैठा दीजिए पर लोकसभा के हिसाब से, आपको 5 बैठाना, 6 बैठाना, 7 बैठाना, 8 बैठाना, जो आपको बैठाना है आप वो फॉर्मूला बैठा दीजिए, बाकी की सीटों पर उस हिसाब से हम तीनों में आप बांट दीजिए। तो फिर वो आंकड़ा निकल के आया 6 का। अब 6 के हिसाब से दोनों को तो 6 मिल गई, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को। मेरा 6 पंजे 30 होता है, पर मुझे 29 पे रोक दिया गया। बट आई वॉज स्टिल हैप्पी बिकॉज आज से ठीक 20 साल पहले मेरे पिता ने 29 सीटें ही जीती थी 2005 के चुनाव में। फुल टॉस आप सारे लेने वाले? मैं तो मैनिफेस्ट तो यही करूंगा, मैं क्यों ये कहूँ कि मैं उसमें से कोई भी एक सीट नहीं जीतूंगा। सो आई वुड वांट टू मैनिफेस्ट दैट आई एम विनिंग ऑल द 29 सीट्स एंड आई विल। फर्स्ट यू ड्रोव अ हार्ड बार्गेन that you wanted these tickets. दूसरा, ईमानदारी से बताइए कि फर्स्ट फेज के बाद क्या आप निराश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या फिर स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं फॉर सेकंड फेज? नो, कॉन्फिडेंट हूँ। स्ट्रैटेजी में एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे लोकसभा में हम लोगों ने किया था, स्ट्रैटेजीज काफ़ी चेंज की थी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन ये नैरेटिव शुरू हो गए थे, ये संविधान
एंड आरक्षण एंड ये सब शुरू हो गया था. सो मुझे याद है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के मंच पे ही आई टुक परमिशन फ्रॉम हिम एंड आई सेड कि संविधान आरक्षण की जब बात आती है, कोई और बोलेगा जरूर उसके मायने जाएंगे, बट अगर somebody कमिंग फ्रॉम सेम कम्युनिटी, अगर वो इन बातों को एग्रेसिवली बोलेगा तो मुझे लगता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा. सो आई टुक परमिशन फ्रॉम माई प्राइम मिनिस्टर एंड आई सेड कि सर आई रियली वांट टू गो आउट एंड वेरी एग्रेसिव ऑन इट. सो आई रिमेंबर माई प्राइम मिनिस्टर वाज सिटिंग ऑन द सेम मंच एंड मैं उन्हीं के सामने मैं खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण पे कोई आँच आएगी ना संविधान पे कोई आँच आएगी. सो वो एकदम हम लोग एग्रेसिव मोड में उसको हम लोग ले गए थे. बट इस बार विधानसभा के चुनाव में पहले चरण के बाद, एंड ऑनेस्टली कैन आई बी लाइक रियली ऑनेस्ट, वी हैव गॉट वेरी गुड फीडबैक. बहुत अच्छा फीडबैक आया है. मुझे अपने भी दल का 14 सीटों पे फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ वोट पड़े और एनडीए का टोटल मिला के 121 जो सीट्स हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग 100 के आसपास हैं इसमें. एनडीए Which is an actual figure. और आपके मैं तो 14 से 14 में बोलूंगा. मैं गलत मैनिफेस्ट अपने लिए कभी करूंगा ही नहीं. अच्छा, आपने कहा कि 2024 में आप प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे और आपने स्टेज से बोला. इस बार 2024 में तो 2025 में वर यू इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर और विद अमित शाह और एनीबडी रिगार्डिंग कैंपेन स्ट्रेटजी कि मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, इसको वर यू वर्किंग टुगेदर ऑन अ कैंपेन? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब बातचीत तो होती है. एंड दिस टाइम होम मिनिस्टर आदरणीय गृह मंत्री साहब ने भी बहुत समय बिहार में दिया है एंड आई हैव मेट हिम इन बिटवीन कपल ऑफ टाइम्स एंड उनके सुझाव, मेरे सुझाव, हम लोगों ने वी हैव बाउंस आइडियाज ऑन ईच अदर कि ये करना चाहिए एंड म्यूचुअली जो एग्री किया है उस रोड मैप पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी जितनी भी चुनावी सभाओं में मुलाकात होती है तो वो ज़रूर फीडबैक लेते हैं और वो अपना भी सजेशन उसमें जरूर देते हैं. What is happening is that Tejasvi Yadav is not repeating what Rahul Gandhi is saying, but Rahul Gandhi is going on saying again and again कि आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं कि फौज में आरक्षण होना चाहिए क्योंकि सिर्फ 10% जो है दे आर. हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि आरक्षण पर आपने 2024 में जरूर कहा, लेकिन 2025 के चुनाव में you're not responding to Rahul Gandhi's accusations. No, I did actually. On the army issue? Yeah, on the army issue. And सेना को इससे एकदम दूर रखना चाहिए. मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ. जिस तरीके से आप अगर सेना को भी आप जात पात धर्म मजहब में अगर आप बांट के आप देखिएगा तो ये गलत है. जो व्यक्ति सेना में गया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी देख रहा है आपकी जात, वो थोड़ी देख रहा है आपका धर्म जब वो आपकी सेवा कर रहा है सरहदों पर. ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जिसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों को नहीं उलझाना चाहिए. एंड आई रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड आई टोल्ड हिम कि आप सेना का मनोबल आप तोड़ते हैं ऐसी बातें कर. एंड मुझे लगता है कि इन बातों को कतई नहीं करना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर फील्ड जहाँ पे आरक्षण के माध्यम से शिक्षा का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर में भी वी वुड वांट टू पुश इट इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. बट देन अगर आप बोलिएगा कि भाई आप सेना में भी ये सारी चीज़ें हों, ये हों, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के आधार पर ही लोगों का चयन हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एक और चीज़, वो मिड इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा कि जेन जी को उत्साह रहे थे कि जेन जी शुड पिक इट अप और उनका दायित्व बनता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस, वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रही है एनडीए और बीजेपी और कैप्चर करने की वजह से इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो पूरा जो इलेक्शन मैकेनिज्म है इट इज़ नॉट लेवल प्लेइंग, वोट चोरी. What do you think कि क्या वो मैसेज रेजोनेट करता है बिहार में? रेजोनेट तो नहीं करता है, बट ये मैसेज देना अपने में, आप सोचिए आप नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और आप वेयर आर यू ड्रॉइंग इट फ्रॉम? आप नेपाल से ले रहे हो ना इसको. मतलब आप देश में एक एनआरकी, एक अराजकता का माहौल आप फैलाना चाह रहे हो. आप अपनी हार के लिए आप देश को जलाने पर आप आ गए. मैं समझ सकता हूँ राहुल जी का डिस्परेशन. बैक टू बैक वन आफ्टर द अदर you're losing election. मैं समझता हूँ कि ये सफोकेटिंग होगा, ये आपको बॉदर करेगा, परेशान करेगा. आपको अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ते रहना है. बट इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप देश में आप लोगों को ऐसे प्रवोक करने लग जाए, आप अराजकता के माहौल की ओर आप उनको धकेलने लग जाए. आप जेनजी से संवाद कर रहे हैं. ये एक ऐसी उम्र है जहाँ पे उनको सही गाइडलाइन मिलना, सही मार्गदर्शन मिलना ज़रूरी है. कल को आपकी बात सुनकर अगर कोई, मान लीजिए ऐसे मुट्ठी भरी अगर ऐसे असामाजिक तत्व सड़क पर उतर गए, उन्होंने हंगामा कर दिया, आगजनी का माहौल अगर उन्होंने खड़ा कर दिया, तो कौन जिम्मेदार रहेगा?
और अगर इतनी ही चिंता राहुल जी को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थाओं की अगर इतनी ही अगर उनको चिंता है, तो सबसे पहली बार जहां तक मेरी याददाश्त करेक्ट है, कांग्रेस के रिजीम में ही सबसे पहली बार, और वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं था, जब कहा गया था कि सीबीआई किसी का तोता है, ये उन्हीं के ही एक अधिकारी के द्वारा ये लगाया गया आरोप था। तो आप अपने समय में आप क्या कर रहे हैं और उस वक्त इसका चर्चा हो रही है, उस पर आपको चिंता नहीं। और आज की तारीख में मुझे बल्कि एतराज भी इस बात का है, आप एसआईआर का मुद्दा लीजिए ना भैया, उठाइए, कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलत हो रहा है तो बट गो टू द चुनाव आयोग ना। अगर नहीं चुनाव आयोग आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप कोर्ट के पास जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां आप जाएंगे नहीं। मीडिया में रोज आपने इसका एक तमाशा बना के रख दिया। रोज आप आएंगे एक पीपीटी लेकर, आपको प्रेजेंटेशन देना है, बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे दिखाएंगे, उसका कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर असर पड़ रहा होता, मुझे बताइए, पहले चरण का चुनाव हो गया, बवाल मचता कि नहीं मचता? जिन लोग ये वोट कटे हैं, अगर वो जेन्युइन होते तो क्या वो सड़क पे नहीं आते? और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कुछ जेन्युइन वोटर्स कटे हैं तो आप जाइए, एक औपचारिक आपत्ति तो दर्ज कराइए ना। चुनाव आयोग के बाद आप औपचारिक तौर पर गए, और अगर पूरे इस प्रोसीजर को ही लेके आपको इशू है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, दरवाजा तो खटखटाइए। बट आपको भी सिर्फ माइलेज लेना है, आपको राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास। बट बिहार इज वेरी डिफरेंट। ये लोग बिहार को अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए। कोई भी नहीं डिकोड कर पाया, नॉट इवन सोशल साइंटिस्ट। क्योंकि जहां पर जहां गरीबी है, गुर्बत है, जहां पर यूथ बेरोजगार है, अ लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन हियर, तो एक क्रांति के लिए एक डिजायर जरूर होता है दैट हाँ, इट इज द फाइट ऑफ आवर जनरेशन। हर जनरेशन में होता है कि हाँ, एक फाइट होना चाहिए, चाहे मंडल का था, उससे पहले जेपी आंदोलन का था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था, और बिहार में ही कुछ वर्ष पहले अग्निवीर को लेकर देयर वाज दिस एंगर, आक्रोश था। कभी कभी पेपर लीक को लेकर आक्रोश होता है, रेल के डब्बे को जला दिया, या फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन इस मसले के बारे में देयर इज नो रेजोनेंस। क्रांति नहीं चाहते लोग। क्रांति के लिए बिहार नाउ अगेन, अब मैं अगर वापस जंगल राज पे जाऊंगा तो ये कहा जाता है छूटते ही कि भैया कब तक आप 90 के दशक को याद दिलाकर आप लोग 2025 में भी आप बात करेंगे। बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द 90s। मैं अपने आप को मानता हूँ कि शायद मैं अंतिम पीढ़ी हूँ जिसको वो 90 का दशक पता है। क्या मिलेनियल, हाँ, मिलेनियल के बाद तो बट अगली पीढ़ी को नहीं पता है, शायद वो नहीं जानते, और ऐसे में उनको बताना जरूरी है। बिकॉज आई हैव सीन कि उससे पहले आज़ादी के वक्त आप देखिए मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज हम लोग बिहार की शिक्षा को लेकर इतने मीम्स बनते हैं, इतनी रील्स वायरल होती हैं टीचर्स स्कूल के हालात को लेकर, बट ये वही राज्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। भारत भूल जाइए, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा तालीम हासिल करने। ऐसे में 90 का दशक आते आते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनियोजित तरीके से धराशायी कर दिया गया था, सो दैट ना कोई युवा यहाँ पे रहेगा, ना उस वक्त की सरकार, ना लालू जी से, ना उनके डिक्टेटरशिप से कोई सवाल किए जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। जिसको एतराज़ है उस वक्त उनका ये बयान देना, अरे तो ठीक है ना, धोती कुर्ता पहन के जाता है, वहाँ से सूट बूट टाई लगा के आता है, ये बातें वो जनता में वो बोल रहे हैं। तो 90 के दशक में जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से शुरू किया हुआ पलायन, और ये पलायन चलता गया। एंड ऑफ कोर्स नीतीश जी के आने के बाद ऐसा नहीं चीज़ें हुई, बट आज भी लोग पूछते हैं कि अरे तो 20 साल में क्या किया, 20 साल में कितने उद्योग आए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक समतल ज़मीन पे इमारत खड़ी करते हैं तो वो जल्दी खड़ी हो जाती है, बट अगर कोई खाई है आपको पहले उसको भरना है, समय लगेगा उसको भरने में, ज़मीन को समतल होने में, फिर आप शुरू करेंगे। अब बिहार में लगेंगे इट्स अ लाइफ टाइम, इट इज अ लाइफ टाइम, आई डू अंडरस्टैंड, बट देन अगर सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया जाए, यू रियली, जिसने पहली बार वोट किया नीतीश जी को, हाँ, वो आज 40 साल का हो गया है। मैं स्मिता जी, यू रियली, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये समझना होगा। एक दौर ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ से अपने गाँव जाने में मुझे 12-12 घंटे लगते थे, मुझे नदियाँ पार नाव से करके जाना पड़ता था। आज मैं 3-3.5 घंटे में मैं वहाँ में पहुँचता हूँ। ये चीज़ें बनने में समय लगता है। उद्योग क्यों नहीं आया, उद्योग क्यों नहीं, अरे प्रभु कैसे आता, बिजली नहीं थी यहाँ पे, कौन सा उद्योग चलता। वो समय था जब 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला करते थे। आज अगर 1-1.5 घंटे के लिए कभी कट जाती है तब लोग हल्ला करते हैं। वो लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, कनेक्टिविटी तैयार की गई है, और इसीलिए अब हम लोगों ने खुल के डंके की चोट पे बोला कि अगले 5 साल में हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे और 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। चिराग, if we are talking about the past,
let me come to the legacy of your father. रामविलास जी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं that he was a leader, he knew which way politics is, which way the wind blows. Without being disrespectful, I want to ask you कि क्या उनकी परछाई से आप बाहर निकल पाए हैं, क्या आप निकलना भी चाहते हैं? आई थिंक द सेकेंड पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग कि क्या आप निकलना भी चाहते हैं, क्या मैं रियली निकलना चाहूँ, मैं क्यों निकलना चाहूँगा। मेरे ऊपर एक छत्र छाया एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने में एक केस स्टडी है। मतलब 5 दशक से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहना, बेदाग छवि, 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया, विधानसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया, 8 बार लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया, राज्यसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसे में व्हेन यू हैव एन इंस्टीट्यूशन एट होम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम, एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट लिटरली बट जब से राजनीति में आऊँ मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पुराने भाषण सुनता हूँ, वाजपेयी साहब के सुनता हूँ, सुषमा जी के सुनता हूँ, सीखता हूँ क्या हो रहा है, कैसे किया, 90 का दशक कैसा था, बिकॉज बहुत राजनीतिक तौर पे उथल फुथल वाला समय था। हर 1.5-2 साल पे चुनाव हो रहे थे, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट, देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब, ये सारी चीज़ें, तो ये सब मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में पापा से बेहतर और कौन सीखने समझने के लिए। और मैं ये मानूंगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं अगर शैडो इन द सेंस कि जब तक वो थे, ऑफ कोर्स ही वॉज अ टॉलर फिगर, वे टॉलर, एंड यू नो एवरीथिंग वॉज अराउंड हिम, बट उनके जाने के बाद मुझे ये समझ में आया, और जो मैं कई बार अपनी बातों में बोलता भी हूँ, जब लोग बोलते हैं नेपो किड नेपो किड नेपो किड, मैंने हमेशा बोला है कि नेपो किड जस्ट बाय द वर्च्यू यू हैविंग अ हेवीवेट सरनेम बिहाइंड योर नेम डजंट मीन कि आप कर ही लोगे। And he is no longer around. एंड ही इज नो लॉन्गर अराउंड। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है अभी तक जितने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उन सबके बच्चे किसी ना किसी बड़े पद पर होते ही। बट इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में काबिलियत है, आप आगे बढ़ोगे, नहीं है, आप कितना भी कर लोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ये याद है कि हम लोगों ने मतलब 2014 का चुनाव शायद पापा की वजह से मेरे लिए ईजी हो गया चुनाव लड़ना, बट 19 का मैंने अपनी काबिलियत पे जीता, 3 गुना ज़्यादा मार्जिन से जीता, और 24 आते आते तो मुझसे सब छीन लिया गया था। अगर आप 2020 देखें, मेरे पापा गए, 2021 13 जून 2021 मेरी पार्टी तोड़ दी गई, एंड इवेंचुअली कॉलिंग अ स्प्लिट इन द फैमिली ऑल्सो, एंड 2022 31 मार्च मेरा घर खाली करवा दिया गया, मुझे सड़क पे फेंक दिया। सो आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, नो फैमिली, नो हाउस, नो पार्टी, सिंबल विम्बल सब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पार्टी बनाई कैसे जाती है, अगर आपको बनानी है तो मतलब कहीं एप्लीकेशन आपको देनी होती है। आई हैड नो आइडिया, नो, पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। मतलब लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, हर एक चीज सीखी, समझी, पढ़ी, जानी, वहां से शुरू। तो जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो व्हेन यू आर रीडूइंग इट, वही पुराना मकान तो नहीं बनता ना, कोई नया बनता है। सो व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली फ्रॉम योर फादर? इफ यू सी हिज ट्रैक एंड यू सी हिज स्टाइल, थोड़ा सा ही वाज इन द सोशलिस्ट मोड। In this era and age, that socialism doesn't fit even in Bihar, right? मैं ये मानता हूँ कि समय के हिसाब से, एंड माई फादर ऑल्सो चेंज अ लॉट टूवर्ड्स हिज यू नो लेटर ईयर्स, उनकी भी सोच राजनीति में काफ़ी बदलाव आए, और उन्होंने बोला भी है कि 60 पार करने के बाद आसान नहीं होता है अपनी सोच को बदलना या बदलते ज़माने के साथ चलना। एंड उस वक्त उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए कहा था, बट देन ही इज You're the one who convinced him to move towards एनडीए में आना। NDA, और हाँ। उसी वक्त उन्होंने ये कहा था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर हिज फर्स्ट रिएक्शन व्हेन मैंने हल्के से बस एक एक फ्लैग ऑफ किया था एनडीए के साथ जाने का, एंड हिज रिएक्शन वाज मैं जहर खा लूंगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। एंड इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अगले 3 महीने तक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। एंड बट देन राहुल जी हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज वो पापा से मिले नहीं, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, सो दैट गेव मी द स्पेस कि मैं इस टॉपिक को दोबारा उठाऊं, बिकॉज दही चूरा हो चुका था तब तक। 2014 मतलब मैं 14 जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, मार्च में नोटिफिकेशन आना था, अप्रैल में चुनाव होने थे, हम लोग जनवरी मिड पार कर चुके थे और अभी तक कोई चर्चा ही नहीं शुरू हुई थी कि अलायंस होगा नहीं होगा, क्या क्या नहीं। तो फिर अर्ली फेब में देन पापा गेव मी दिस फ्री हैंड की जाओ करो तुम्हें जो करना है। Is there that kind of a red line for you कि मैं जहर खा लूंगा पर मैं गठबंधन में नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ है? कौन से गठबंधन में नहीं जाऊँ? महागठबंधन में ऐसे कुछ है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए ये है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं
मैं वैकल्पिक गठबंधन अलायंसेस की मैं सोच ही नहीं सकता हूँ. मतलब आई एम टू यंग टू कमिट फॉर 25-30 ईयर्स की फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, बट मुझे इतना पता है कि मेरा तो समर्पण आप मेरे एनडीए में सिर्फ मोदी जी की वजह से हैं? ऑफ कोर्स. That's it. Are you searching for a father figure still in your mind? नो, बट देन ही इज अ फादर फिगर टू मी. कौन ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो आपके पिता के जाने के बाद आपके साथ जो कुछ हुआ, मैं तो सिर्फ एक सांसद ही था ना, वो भी अपनी पार्टी से भी निकाला हुआ सांसद. उसके बाद प्रधानमंत्री जी का ऑन रेगुलर इंटरवल्स मुझसे बातचीत करना, पूछना, हालचाल जानना, कौन प्रधानमंत्री ऐसा करता है? अगर मैं इस बात का सम्मान नहीं रखूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होगा. पर जिस तरह आपको घर से बाहर निकाला गया, वो सब कांड हुआ था जब वो प्रधानमंत्री थे. बिल्कुल थे. बट यू डोंट होल्ड हिम. नो, ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? मैं बताता हूँ. धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया. मैं कैसे किसी दूसरे तीसरे पे मैं उंगली उठाऊं कि अरे आपने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने मेरे साथ नहीं खड़े थे ना. जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, फिर मेरे साथ कोई गलत करता तो मैं बोलता कि अरे यार आपने गलत किया, मैं दूसरे पे उंगली उठाता. बट वहां पे तो कॉन्स्पिरेसी मेरे अपनों के द्वारा रची गई. जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते, जिस दिन मेरे चाचा डंके की चोट पे अड़ के बोलते कि मेरा भतीजा भतीजा नहीं मेरा बेटा है, कुछ हो जाए मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा. मजाल थी किसी में कि मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ सकता था, 7 जन्म में कोई नहीं तोड़ सकता था. तो धोखा तो मुझे मेरे अपनों से मिला, तो मैं दूसरों को कोस के या उनको गुनहगार ठहरा के मैं क्या करूं? डू यू सी पैरेलल्स तेजस्वी के साथ जो हो रहा है? तेज प्रताप अलग हो गए आई हैं. कैन रिलेट टू इट, आई कैन रिलेट टू इट एंड आई फील फॉर इट. एंड इसलिए मैं उस पर कतई कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल समय होता है. घर में आप खुश होते हो ना तो आप दुनिया जीत लेते हो, बट अगर घर में टेंशन होती है ना तो बाहर लड़ना और मुश्किल हो जाता है. एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, सो आई नो व्हाट्स हैपनिंग इन दैट फैमिली. एंड मैं उस फैमिली को भी अपना परिवार मानता हूँ, मेरे पुराने रिश्ते रहे, मैंने कभी छुपाया नहीं इन सारी बातों को. तो मैं आई फील कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे. बट हु इज रीचिंग आउट टू सॉल्व इट? बिकॉज इतने सारे इर्द गिर्द लोग हैं, नीतीश जी भी उनको जानते हैं, आप भी जानते हैं, एवरीबडी नोज इट, फैमिली रिश्ता रहा है, यू नो, ऑल ऑफ यू बीन, आई मीन योर पेरेंट्स हैव ग्रोन अप टुगेदर, देयर पॉलिटिक्स वर टुगेदर, लेकिन कोई भाई भाई को मिलाने के लिए आगे नहीं आया. आ भी नहीं सकता. मतलब आप कितना भी बोल लीजिए, खून के रिश्ते ही होते हैं. और किसी को जाना भी नहीं चाहिए, किसी को बीच में पड़ना भी नहीं चाहिए. दरारें अगर ऐसी बनती हैं, ये सारी बातें मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, वो दरारें या तो समय के साथ भरेंगी या और गहरी होंगी. लेट्स सी फ्यूचर उनके लिए क्या होल्ड करता है, बट किसी दूसरे का आना ना चीज़ों को और बिगाड़ता ही है. मैं मानता हूं कि किसी भी 2 रिश्तों के बीच में कभी किसी तीसरे को नहीं घुसने देना चाहिए. 2 भाइयों की बात है, जिस दिन दोनों भाई बैठ के सुलझाना चाहेंगे सुलझा लेंगे. मेरे केस में ये कभी हुआ ही नहीं. चाचा शुरू से बहुत एडमेंट थे, उनसे जब भी पूछा जाता था तो ही यूज्ड टू से नेवर नेवर नेवर. और अब अगर कभी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ से, क्योंकि वन ऑफ माई ब्रदर जो कि मेंबर पार्लियामेंट रहे थे, तो उनकी तरफ से कभी कभी कुछ सॉफ्ट स्टेटमेंट्स आते हैं. बट अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ. अब मैं उन सारी चीज़ों से, उन सारी बंदिशों से बहुत दूर आ गया हूँ. तो मेरे लिए अब वो भावनाएं नहीं बची हैं. सैड. इस इलेक्शन में कई सारे युवा नेता हैं, तेजस्वी हैं, आप हैं, तेज प्रताप है, प्रशांत किशोर हैं. इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन. और फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जो यूथ नेता तो नहीं है, पर वो यूथ को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपने चेंज लाना है, बदलाव लाना है. बदलाव विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑल इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ नीतीश कुमार, हुज कंटिन्यूड लॉन्जिविटी देखिए उनकी 20 साल. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? जो 3 महीने पहले वी हैड अ कॉन्क्लेव हियर, आप नहीं आए, तो आई विल नॉट फॉरगेट इट. तो आई विल रब इट इन कि सभी नेता आए, आप नहीं आए. My sincere Right. So apologies. I will. But anyway, jokes apart. So when we did that, उस time everyone who came on the conclave said कि you know, he's a liability, he's not there, and suddenly the bounce back of that man. तो बीजेपी के लिए has he become a necessity एनडीए के लिए? नहीं, बिल्कुल नेसेसिटी है वो. और मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ. अगेन, जब मैं बोलता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज अनदर केस स्टडी. मतलब मेरे भविष्य के लिए बहुत काम आएगा अगर मैं इसको डिकोड कर पाया कि आप 2 दशक तक निरंतरता में आप रहिए. एंड डिस्पाइट ऑल द हाइज एंड लोज, आज उनके खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसी दिखती ही नहीं है। जैसे एक बार मुझे 2020 में दिखी थी, या शायद मैं आई डोंट इनवाइट कर रहा नो, था। इज इट ट्रू कि आक्रोश नहीं है बट एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत तो होगा ना? नहीं है, नहीं है। मैं मतलब बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 में मैंने अनुभव किया था कि 20 में फिर भी शिकायतें थी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट या तो वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जितना पर्सनली टारगेट किया ना, एक तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं। वो जो मीम्स बनी थी, मीम्स भी बनी थी नहीं, एंड इनके हेल्थ को लेके जितना ये लोग बोलते हैं ना, हम बिहारी लोग हैं भैया। अगर आप किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर अगर आप ऐसे बोलोगे ना, तो हम उनके लिए इमोशनली भी हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सबके परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। तो ऐसे में जितना ये लोग टारगेट करते हैं ना कि वो अचेत अवस्था में है, अचेत अवस्था में है, उतना लोगों को मैं देखता हूँ उनसे और कनेक्ट करते हैं। कह रहे देखो तब भी लड़ रहे हैं, तब भी फाइट कर रहे हैं, एंड विच इज ट्रू। तेजस्वी घर से निकले तक नहीं थे, उन्होंने नेगोशिएशंस अभी तक कंप्लीट नहीं किए थे, और मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे थे। तो अब आप बताइए कौन हेल्थ वाइज ज्यादा फिट है और ज्यादा अलर्ट है? आई बिलीव ही थ्रू अ टैंट्रम आल्सो कि चिराग को इतनी सारी टिकट क्यों दे रहे नहीं, हैं? ना सच ना है कि नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फिर पेपर फाड़ा या फिर पेपर फेंका। My God, इतना कुछ- हो गया हाँ, था? यूट्यूब पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि उन्हें बड़े नाराज हुए कि दिस यंग लैड। ये वो लोग हैं जो ये भी कह रहे थे कि भैया चिराग पासवान को 18 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, कुछ हो जाए। मैं बोलता हूँ कि जिसके साथ हो रहा होता है ना, वही जानता है। और आपके संबंध कैसे हैं नीतीश जी के बहुत अच्छे हैं। मेरे यहाँ छठ पे आए वो खरना का प्रसाद खाने। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो खरना का प्रसाद खाने वो क्यों आते? और अगर आए, अगर वो मैसेजिंग भी देना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब रिश्ते तो अच्छे हैं, इसीलिए मैसेजिंग भी जा रही है ना। और बहुत अच्छे हैं रिश्ते। और मैंने एफर्ट डाला, हम दोनों ने एफर्ट डाले, क्योंकि 2020 में कड़वाहटें बहुत ज़्यादा आ गई थी, मैं मानता हूँ। मैं भी बहुत एग्रेसिव था 2020 में, और मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी भी स्वाभाविक है। अगर किसी की वजह से आपके दल को नुकसान पहुंचता है और संख्या आपकी कम होती है, तो स्वाभाविक है वो नाराज़गी रहेगी। बट जब गठबंधन में वापस आए, मुझे आज भी याद है, आई थिंक 2023 लेटर हाफ ऑफ 2023 आई थिंक मुख्यमंत्री जी वापस आए, तो तब तक मैं एनडीए के साथ वापस जा चुका था। जुलाई में वो 25 साल ये हुए थे आप एनडीए लोगों के। का आना जाना बड़ा चलता है नहीं, ना? मैं कहीं गया नहीं था, मैं सिर्फ अकेले हो गया था। मैंने बोला मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, मैं कहीं नहीं जाने वाला गुरु हूं। हैं आप लोग सब बिहार में। मैंने कहा कि तीर लालटेन है, लालटेन तीर है, कभी लोजपा इधर है, कभी लोजपा उधर है। लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। भाजपा ही एनीवेज, लोजपा। तो जब वो वापस भी आए, तो उस वक्त मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं फिर वापस गठबंधन में नहीं रहूं। बट अगर मैं रहा हूं और रहकर अगर मैं भीतर घात करूंगा, तो नुकसान किसको होगा? मुझे ही होगा ना। सो मैंने और मुख्यमंत्री जी ने एक सीमेंटिंग फोर्स बनने का एक ऑनेस्ट प्रयास किया। हमने एक दूसरे को समय भी दिया, हमने बंद कमरे में लंबी चर्चाएं भी की। अच्छा, एक उसके दूसरे थोड़ा की सा नारा- बताइए कैसे होते हैं चर्चा नीतीश जी के साथ? मतलब इज ही वेरी काम एंड कंपोज्ड और डज ही गेट वेरी एनिमेटेड? कैसे होते हैं उनके साथ? No, he's calm and composed. He's man of few words but very strong words. He communicated very clearly कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और आप कैसे बात करते हो उनके साथ? इज इट द सेम वे कि मोदी जी के साथ, मतलब चुपचाप सुनते जाओ? हाँ, नहीं सुनते। उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, और मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं पलट के कोई जवाब दूं या मैं उनसे कोई बहस करूं। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी डांट भी मेरी सर आंखों पर, मैंने कभी भी उस मर्यादा को रिश्ते नहीं तोड़ा। इतने अच्छे हैं, तो फिर आपने कल इंटरव्यू में कहा कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनूंगा। क्यों? अगर इतने अच्छे संबंध हैं तो फिर क्यों नहीं? अब अच्छा, केंद्र में मंत्री भी मैं ही बनूंगा, डेप्यूटी भी मैं ही बनूंगा। मैं निकल गया हूँ परिवारवाद से, हो गया, मेरा परिवार अलग हो गया। अब मौका है मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं तो को। बिहार में वापस नहीं आना, फिर बिहारी फर्स्ट क्यों कह रहे हैं आप? किसने बोला नहीं आना है? मैं आ रहा हूँ। आई विल कम। इफ यू वांट टू स्टे इन द सेंटर, फिर बिहार में क्यों? सो नाउ आई वांटेड टू कम इन दिस सिलेक्शन ओनली। और जब मैंने कहा भी था कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूँ, हाँ। मेरा कारण राजनीति में आने का बिहारी रहे। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। सो व्हेन आर यू कमिंग बैक? यहाँ पे सब कहते हैं चिराग तो यहाँ So तो बॉम्बे में रहते 2013 हैं, दिल्ली में रहते हैं। 2013 और नॉट जस्ट यू, सभी नेता यहाँ पे सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ रहते, नहीं तो फिर भाग जाते हैं। उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैं अभी केंद्र में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इज द रीजन व्हाई आई एम देयर। बट मैं अपने आप को इस जिम्मेदारी से 2030 तक मुक्त होते हुए देखता हूँ। एंड 2030 मुक्ति चाहते हैं? अनलाइक माई फादर, मुक्ति इन द सेंस कि मतलब अब मैं बिहार में आ जाऊँ। अनलाइक माई फादर वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड टू बी इन द सेंटर, एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी आल्सो ही नेवर वांटेड टू कम बैक टू द स्टेट सेटअप। मैं उतना ही क्लियर हूँ कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है। ये प्रशांत किशोर भी कहते हैं,
और nobody knows कि इलेक्शन के बाद वो फिर दिल्ली चले जाएंगे या आंध्रा चले जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, nobody really knows. But you see Mamata Banerjee, she stays there. Of course. When are you going to be based in Bihar? तो मुझे आने दो दीजिए, अभी तो मैं सांसद हूँ ना, इसलिए तो मैं बिहार का चुनाव लड़ना मैं इसी बार लड़ना चाहता था. क्यों नहीं लड़े? नेगोशिएशन हम लोग के कब खत्म हुए, अगर मुझे डेट्स अगर ठीक से याद है ना, तो मुझे लगता है 17 तारीख पहले चरण का लास्ट डेट था नामांकन This is का. all बहाने, हाँ. अरे बाबा. Even प्रशांत किशोर didn't stand कि बाबा. नहीं मेरे को I'm so busy Listen, बाकियों के लिए लड़ रहा प्रशांत जी हूँ. के पास ना जिसको सिंबल बांटने तो बांट सकते थे. मुझे फाइनली हुआ 16 तारीख की दोपहर में कि भैया ये तुम्हारी सीटें फाइनल है. प्रत्याशियों को कैसे कैसे मैंने फ्लाइटें करवा करवा के बुलाया. सर्वे इन योर पार्टी. आप तो डिसाइड कर सकते हो कहाँ से लड़ना है. मैं कर सकता हूँ. आंखें मीच के यू कैन जस्ट डिसाइड कि हाँ मैंने यहाँ लड़ना है. ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, बट वो टाइम तो होना चाहिए कि मैं नॉमिनेशन जाके फाइल तो कर सकूं. भाई मैं लास्ट या तो मैं चॉपर सिंबल नहीं है. या तो मैं सिंबल बांट लूं या मैं अपना चुनाव लड़ लूं ना. स्मिता जी, आपको थोड़ा अपने चुनाव पे समय तो देना है ना. यू नीड टू वर्क ऑन इट. व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन You sound like Prashant Kishore, let me tell you, and I mean that as a compliment. I don't mean that negatively. I mean that it's No, but- exactly what he was telling me in the morning today. नहीं, बट आई ऑनेस्टली वांटेड, मैं हाँ. चाहता था. बट 2030 में यू विल सी मी एज अ विधायक बिहार तो विधानसभा. वो स्टेप डाउन नहीं होगा आपके लिए. मुझे नहीं पता स्टेप डाउन क्या होता है. अच्छा, बिहार बट अनदर वो होगा. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट. टेल मी अबाउट द बिहारी आइडेंटिटी विच यू वांट फॉर द बिहारी टुडे. क्योंकि ये सब कहते हैं कि हमें पहले शर्म आती थी कि हम बिहारी कहना, you know, all that used to happen. But that's all in the past. So let's not go into that. Now, today, what is the image that you want for the Bihari of 2025? आई वॉन्ट टू बी अ यंग, मतलब टुडेज, मतलब वो बिहारियों का जो एक टिपिकल परसेप्शन, अगेन जो लालू जी की वजह से धोती कुर्ता मुंह में पान डाल के इन अ सर्टन वे ऑफ टॉकिंग, यू नो, एक लिंगो एक ऐसा होगा. ये जो एक परसेप्शन, एक जो कैरिकेचर सा बना दिया गया ना कि बिहारी है तो मतलब ऐसा ही होगा, मैं वो तोड़ना चाहता हूँ. बिकॉज यंग बिहारीज आर नॉट लाइक दैट. यू नो, हम लोग पता नहीं है वो परसेप्शन कि अरे दिल्ली मुंबई के लड़के इतने हैप एंड कूल एंड दिस सारे एंकर जो है ना, जो गमछा लेके जा रहे हैं, मैं अब 2 दिन यहाँ पे हूँ. हाँ. आई हैव बीन फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर. मैंने कौन किसी सा को बिहारी आपको दिख गया ये मेरे को करते कोई हुए? गमछे फिर? में नहीं दिखा तो फिर? अदर देन द एंकर. तो फिर हाँ. मुझे ही देख लीजिए ना, मैं वो एफर्ट डालता हूँ कि I made the effort. सो आई डोंट मेक दैट एफर्ट. मैं बिहारी हूँ इसीलिए मुझे जबरदस्ती सिर्फ लिट्टी चोखा ही खाना है. क्यों प्रभु, मैं भी मैकडी खा सकता हूँ भाई. खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हूँ, इन चीजों को भी बढ़ावा मुझे देना है, तो मैं भी प्रोसेस चीजों में मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ. ये जो एक Is that the reason you're fit कि आप ये किनुआ रागी? नहीं, मैं हाँ फिट भी श्री एक अन्न। वो, हाँ मैं भी फिट नहीं, फिटनेस भी एक जरूरी वो है. अब देखिए, अब हमारे एक और युवा, मेरे छोटे भाई हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट आप यंग हैं, मतलब आप मोटिवेट कीजिए ना. यू नीड टू बी फिट. मेरे प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं ओबेसिटी को. आने वाले दिनों में वो बड़ी समस्या होने वाला है. ऐसे में यंगस्टर्स, अगर आप रोल मॉडल के तौर पे नहीं आएंगे तो आप कैसे दूसरे को आप मोटिवेट करेंगे. तो मैं इसी में मैं बाहर कौन जाता छोटा भाई? हूँ. किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? छोटा भाई कौन? तेजस्वी जी, ही इज बीन एन एथलीट, but he needs to work little more on his fitness Are also. you sending a message? But he loves food. I know him personally also ना. उनको खाने का बहुत शौक हाँ, है. तो वो वीडियो देखा ना हमने, मेरा वो वो क्या नहीं है. वो क्या मटन डिश बना रहे हैं राहुल गांधी के साथ, लालू जी एंड हिम एंड देयर कुकिंग एंड थिंग्स लाइक Some दैट. meat or something हाँ बना रहे थे वो. मैंने देखा था. हाँ, वो भी तो चाहिए होता है ना. नाउ अब जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई वेयर सूट्स, आई वेयर जैकेट्स, आई वेयर फैंसी क्लोथ, मैं जिस पे ट्रोल भी होता हूँ, मेरा बैंड भी बजता है अच्छे से. पर देन क्यों नहीं हो सकता भैया? हम बिहारी हैं का मतलब ये नहीं ना कि हम हमेशा खुशी बोलेंगे कि हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत खुशी हुई. अरे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई. आई कैन, मेरे उच्चारण करेक्ट हो सकते हैं. बट आप फिल्मों में भी देखिएगा, मुझे इस बात से भी एतराज है, एक बिहारी कैरेक्टर दिखाएंगे तो ऐसा ही दिखाएंगे. भैया नहीं है कोई बिहारी कैरेक्टर ऐसा कि वो टिपिकल इस वे में बोले. लिंगो हर किसी का होता है, एक वो आ जाता है बोलने में, बट वो इतना उसको बना दिया ना कि बस बिहारी है तो ऐसा ही होगा, धोती ही पहनेगा, ऊपर बंडी ही पहनेगा, गमछा डालेगा. And the other thing which always is about Bihar is jati, and it's not untrue also, क्योंकि इस बार भी चुनाव में बहुत सारे लोग हैं, साउंड बाइट्स भी चले हैं बहुत लोगों के कि विकास मुद्दा ज़रूर है, बदलाव के लिए तेजस्वी बात करते हैं, प्रशांत किशोर इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि देखिए
हम खेती करते आए हैं, हम खेती करते आएंगे, तो जाति पर ही वोट होगा। कम से कम हमारा समुदाय जो है, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो वो हमारे साथ दुख सुख में साथ रहेगा। सो व्हाट डू यू डू टू दिस? तो जाति है कि जाति नहीं, जाति। विच इज़ वेरी ट्रू। मैं एक रील देख रहा था, एक गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप जाति के नाम पर वोट दीजिएगा कि विकास के नाम पर? तो पूछती है, विकास कौन जाति का है? तो ये इतना डीप रूटेड है ये, एंड विच इज़ ट्रू। और मैं ये मानता हूँ कि इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एजुकेशन। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, मेरी पीढ़ी में ये नहीं हो पाएगा। बट मैं अगली पीढ़ी से, मुझे उम्मीदें हैं कि कम से कम वो बेस हम लोग उनको दे के जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार करके हम लोग जाएंगे कि शिक्षा, जितनी ज़्यादा शिक्षा तालीम ये लोग हासिल करेंगे, उतना समझेंगे कि जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जब मैं 2013 में, कैसे नहीं पड़ता? जाति से फर्क पड़ता है। I mean, everything in Bihar is about politics. हाँ, नहीं, बट मैं लार्जर पिक्चर में बोल रहा हूँ कि आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, पड़ता है, ये मैं मान रहा हूँ। विच इज द सैड, मतलब वो है आयरनी है हमारे स्टेट की। मैं जब 2013 में आया था, स्मिता जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नया नया राजनीति में, दिल्ली का लड़का हूँ, बम्बई में मैं रहा हुआ था, मुझे नहीं समझ में आता था इतना हार्डकोर सेटअप ऑफ जाति था यहाँ पे। मुझे जो कोई मिलता था नाम बाद में बताया, भैया हम भूमियार हैं, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम पिछड़ा समाज से आते हैं, हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम मुस्लिम हैं। और वही मुझे यहाँ पे कोई बिहारी आज तक मिला ही नहीं उसके बाद। और वही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो उसकी पहचान ले दे के सिर्फ एक बिहारी की रह जाती है। मैं पूछता हूँ बाहर जाके, अरे तुम तो अगड़े समाज से आते हो, तो यहाँ तुमको दिक्कत तो कम होती होगी। अरे क्या भैया, सब बिहारी बोल के हमको एक ही साथ सब लोग मारता है, पीटता है, ये करता है। तो बाहर जाके आपकी पहचान क्या? बिहारी ना। और यहाँ पे आपने क्या पहचान बना दी? सिर्फ अपनी जाति की। और वो भी तब एक ऐसा राज्य जिसमें इतनी बुद्धिमत्ता है। मतलब आप मीडिया हाउसेज में देख लीजिए, हम श्योर आपके यहाँ कई बिहारी होंगे, बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए, सीईओ सीएफओज बिहारी हैं, नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। पर जब आपने टिकट दिया, क्या आपने जाति के आधार पर नहीं दिया? मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक बार ये तो कंप्लीट कर लूँ कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो जब बिहारी इतना आगे, बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये सवाल मैं चाहता हूँ कि कौंधे हर बिहारी के दिमाग में। अब आपने पूछा कि क्या मैंने टिकट दिया, तो मैंने जाति के हिसाब से नहीं दिया। मैंने समाज के रिप्रेजेंटेशन को आज की तारीख में, जब तक ये लाइंस ब्लर नहीं होंगी, मैं अभी तो सिस्टम का हिस्सा ही हूँ ना, बट हाँ मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, मेरे पास रोड मैप भी है, बट आई कांट डू इट ओवरनाइट। मैं यहाँ पे, और जो कि मैंने लोकसभा में मैंने ट्राई किया, आप यहाँ पे किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछिएगा, खगड़िया का टिकट मैंने जिस व्यक्ति को दिया, सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत पे दिया, उसकी जाति देख के नहीं दिया। राजेश वर्मा, ही इज अ यंग गाय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम खगड़िया, वेल एजुकेटेड, आर्टिकुलेट गाय, आप उसको देखिएगा। शांभवी फॉर दैट मैटर ऑल्सो। ये लोग वो लोग हैं जिनको मैंने जाति के आधार पर नहीं, जिनको मैंने इसलिए दिया। और जबकि इसीलिए जो मैं बोल रहा था ना कि 24 में जो सर्वे आ रहे थे, एक ही सीट दिखा रहे थे, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा था कि इस जाति का व्यक्ति खगड़िया जाके चुनाव जीत सकता है। बट मेरा विश्वास उनकी काबिलियत पे था और वो इवेंचुअली डिलीवर हुआ। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। मेरे अलावा मुझे नहीं पता कि कितने और नेताओं में हिम्मत है जो कि सक्रिय राजनीति में और मंच पे खड़े होकर बोले कि मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता। प्रशांत किशोर ने भी ऐसे किया, ही इज गिवन प्रोफेशनल्स टिकट, लेकिन सब लोग सक्रिय राजनीति में तो हैं वो। अभी कहाँ, अभी तो प्रभु पहला तो चुनाव लड़ा है उन्होंने, आने दीजिए। अभी खुद तो आप कह रहे थे कि वो यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। वो तो सभी राजनेताओं के लिए मैं यही कहती हूँ कि इलेक्शन के दौरान ये हेलीकॉप्टर सो मच आई कांट इवन टेल यू, मतलब मेरे सामने बैठ के जो भिगो के मुझे ही दिए जा रहे हैं। Sorry, okay, I'm sorry. I think I'm using my age factor. नहीं मेरा भी जन्मदिन अभी गया है। जरूर आना, नहीं तो you to face this. I know. अच्छा, I'm asking you this because he has given tickets to so many professionals and he said कि मैं वो जाति की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन अब जब सभी विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, they're all saying कि जो उनको सिर्फ अगड़ी जाति के लोग उन्हें वोट देंगे, उनके नाम को लेकर पांडे हैं वो, इसीलिए they are going to vote for them. और अगर he will have an effect on beating the NDA and the BJP votes. यही कह रहे हैं, गठबंधन के वोट को वो he is not going to have an effect. तो ultimately even a person who tries a new tactic is going to be the same. तो आप बताइए मुझे, व्हाट इज द पॉइंट? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि ओवरनाइट नहीं होगा, ये आपको हैमर करते रहना होगा और बार बार आपको ये हैमर करना होगा। जैसा मैंने बोला कि मेरी पीढ़ी में तो शायद नहीं हो पाएगा, ये जिम्मेदारी मैं अगली पीढ़ी पर ही मैं देकर जाऊंगा। बट ये है कि उसके लिए वो व्यवस्था तैयार करके देंगे
एजुकेशन देना होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना अब वो एक ओपनिंग, एक ज़माना था जब वो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जब दुनिया को लोग पहचानने लगे थे, बट उसमें बिहार के लोग बिहार तक ही सीमित थे। बट विद इंस्टा, सोशल मीडिया कमिंग अप, अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो अब जैसे आज भी मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि मेरे बच्चों को कोटा क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। भाई कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। अब ये व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं ना। अब सेम विद इंडस्ट्री ना, सारे यहाँ से जाते हैं सूरत बिल्कुल काम करने के लिए। नहीं, अगर यहाँ वो पे फैक्ट्रीज तो यहाँ हाँ होती। नहीं, पर यहाँ पे तो कर नहीं सकते थे क्योंकि पहले तो वो लॉजिस्टिक्स ही नहीं वर्कआउट होती, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड्स ही नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कैसे फैक्ट्रीज चलती। क्रिटिसिज्म ऑल्सो इज, जो राहुल गांधी ने स्पीच में कहा कि यहाँ पर 1 रुपए एकड़ अडानी जी को देने वाले हैं, तो यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे भी वो भी वही होंगे जो एनडीए के खास इंडस्ट्रियलिस्ट है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। इन एंटीसिपेशन अभी तो कोई आया नहीं, कुछ शुरू नहीं हुआ। मैं खुद अपने प्रसंस्करण को लेकर अभी तो धीरे धीरे हम लोगों ने चेंजेस किए हैं सिस्टम में, बहुत सारे ईज ऑफ बिजनेस। बिहार में अभी लैंड पूल की अभी हम लोग, मतलब मैं तो अभी तक सरकार का हिस्सा हूँ नहीं, 14 के बाद मैं बन जाऊँगा। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा हूँ, बिहार में मैं समर्थन कर रहा हूँ। बट सो वी आर इन कॉन्स्टेंट टॉक एंड कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है ईज ऑफ बिजनेस के लिए। तो लैंड पूल हम लोग के पास अगर कोई आता है निवेश करने भी, तो हम लोग जल्दी उनको ज़मीन ही नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, करवा पाते हैं। तो धीरे धीरे सरकारें एक लैंड पूल हम लोग की तैयार करने लगी हैं, उस व्यवस्था को। अब उसके बाद कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, एनडीए का करीबी आएगा, उसका करीबी आएगा, ये सारे लॉजिक मुझे समझ में नहीं आते, कौन किसका करीबी। अगर 14 को अगर आपकी सरकार नहीं बनती है एंड इट्स हाँ अगर सरकार नहीं बना पाते, विल यू गो टू द अदर साइड? इज इट पॉसिबल? सो मैं जितने भी सीट आए आपके। मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ एंड आप भी उनको बहुत अच्छे से जानती थी, और जिन्होंने भी उनकी राजनीति को देखा है, और वही संस्कार मुझ में है क्योंकि उन्हीं का अंश हूँ। कभी भी पोस्ट पोल अलायंस मेरे नेता ने नहीं किया, मेरी पार्टी ने कभी नहीं किया, भले आप उनको कितना भी मौसम वैज्ञानिक कोई भी कह ले, बट वो किसी गठबंधन के साथ गई, ये शुभ संकेत होता था कि वो गठबंधन सत्ता में आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल 2000 में मेरी पार्टी बनी, 2002 के आसपास पापा एनडीए से अलग हो गए थे, और उसके बाद 2004 में जब सोनिया जी पैदल चल के आई थी तो यूपीए के साथ पापा गए थे। उस वक्त कोई नहीं मान रहा था कि यूपीए की सरकार आएगी। इंडिया शाइनिंग चल रहा था। इलेक्शंस भी 6 महीने प्रीपोन करके गर्मी में हम लोग को चुनाव, सोनिया जी भी नहीं जानती थी। हाँ, तो हाँ सही बात है, शायद नहीं जाने थे। मुझे नहीं लगता कि पापा को भी इतना आइडिया था कि वो होगा। अब ये शुभ संकेत है, वो गए, सरकार उधर बन गई। ठीक 10 साल के बाद भले मेरी जिद पे हुआ हो, बट पापा ने फैसला लिया कि हम लोग एनडीए के साथ जाते हैं, एनडीए की सरकार बन गई। बट कभी भी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया कि अब इसकी सरकार बन जाए इसलिए हम इसके साथ चले जाएं। हम लोग पहले अलायंस किया, उसके साथ मिलकर लड़े और उसी के साथ रहे। इसका निष्कर्ष यह है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। जितने भी विधायक आएंगे, सरकार बने नहीं बने, मैं यही हूँ। तो कोई रेड लाइन है कि अगर राहुल गांधी और वैसे ही आए जैसे सोनिया गांधी आई थी? देखिए, मैं सोनिया जी को इस बात का श्रेय दूंगा, उनमें ना एक वो पर्सनल कनेक्ट बनाने का बहुत अच्छा। अगर प्रियंका गांधी पर्सनल कनेक्ट बनाए तो नहीं, मतलब प्रियंका जी से मेरी बातचीत होती है, बट मैं इसको दोबारा एम्पलीफाई करता हूँ। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं कतई कहीं नहीं जाने वाला। मेरा समर्पण, मेरा प्यार, आई लव हिम अ बिट टू मच फॉर एनी, मतलब कि कोई मुझे ल्योर कर सके ऐसी किसी भी चीज़ से या किसी भी चीज़ से। हाँ रियली? सो दैट मीन्स दैट समबडी माइट हैव ट्राइड टू ल्योर यू। ऑफ कोर्स आते ही हैं। अच्छा, अब देख लीजिए, ये पिछली बार लोकसभा में ही मेरे पास ये ऑफर आया था, विच वॉज ओपन। ये राजद ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी उस वक्त 2024 के, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अकेला सांसद था अपनी पार्टी का, मुझे नहीं पता था कि भाजपा मुझे कितनी सीटें देगी नहीं देगी। मुझे 12 सीटों का ऑफर उस वक्त दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, बट मैं नहीं गया। 2020 में मैं अकेले लड़ा, जेडीयू के सामने लड़ा, बट भाजपा के सामने। और 2025 में किसी ने आपको ऑफर किया है अभी तक? नहीं, उसके बाद इनको समझ में आ गया ढीठ आदमी है, कहीं आएगा जाएगा नहीं, पीएम के साथ ही रहेगा। Okay, last question. Second and last phase of polling, Muslims and Yadavs together make up 31% of the population. Large chunk of them will be voting in the second phase. NDA के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? So now, पहली बात,
तो मैं दूसरे की कितनी ताकत है उस पे थोड़ा सा मतलब कॉर्नर ऑफ द आई से मैं ध्यान रखता हूँ, बट दूसरा का है, एनडीए में आप है तो सही। हाँ नहीं, मतलब मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ हाँ। कि महागठबंधन के पास कितना चंक उनका है, है कोटा। बट मैं अपना चंक मैं और मजबूत करना चाहता हूँ। मतलब मेरा सिंपल सी लाइन है कि अपनी लाइन इतनी लंबी कर लो कि दूसरे की लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाए। जब ये एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला और युवा, मैं उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा में ये करके भी दिखाया। मुझे महज 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, 5 में से 2 महिलाएं और 4 युवा, उनको मैंने चुनाव लड़वाने का मैंने काम किया और सारे 5 के 5 जीत कर भी है। तो मैं महिला और युवा के कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि जिस दिन ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाए तो उसके सामने ये एमवाई का, और अब ना इनका एम भी समझने लग गया है क्यों ओवैसी साहब पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कुछ सीटें निकाली, अभी भी वो सीमांचल में अच्छा खासा शेयर वो लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एम को भी समझ में आ गया, मुसलमानों को भी समझ में आ गया है कि इन्होंने सिर्फ वोट बैंक हम लोग को बना के रखा है, किया क्या बदले में, दिया तो आज तक कुछ नहीं। वाई को भी समझ में आ रहा है, वाई भी सिर्फ एक परिवार के लिए ही है एमआईएम और कह किसी रही के लिए कि नहीं। अगर जितनी आबादी उतना हक, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मुसलमान को बनाना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए था, क्यों नहीं देना चाहिए, और आपको ही देना चाहिए था ना, क्योंकि आप तो भैया सर पे ताज की तरह लेके चलते हैं कि मुसलमानों के हम ही संरक्षक हैं। हम लोग तो बोलते नहीं है ऐसा, आप बोलते हैं। और मैं तो खैर क्या ही बोलूँगा, मेरी तो पार्टी हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने पूरी खत्म कर दी 2005 में, जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब ये कहा था उस वक्त कि भाई किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहा गया था राजद का उस वक्त मुसलमान प्रेम, बना देते किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री। हमारे 29 विधायक थे, हम लोग समर्थन देते, आपकी सरकार बनती, मुख्यमंत्री कोई मुसलमान रहता, क्यों नहीं। तो मैंने तो पूरी पार्टी अपनी समर्पित कर दी, और इसीलिए आज मैं कहता हूं कि भैया नहीं चाहिए कोई मुसलमान मुझे वोट दे, नहीं दे, मुझे अपना समर्पण नहीं दिखाना है। मैं ये इनहेरिट करता हूँ, ये कमिटमेंट मेरे पिता का था। मैं जहां भी रहूंगा मैं उस हर मन से उनके लिए लड़ूंगा। अभी कल परसों भी गिरिराज साहब ने कहा था, एक बयान दिया था, तो मैंने कहा कि भाई अभी नहीं बोलने की जरूरत है, क्या मतलब है ये हिंदू मुस्लिम हर चीज में करने का। इवेंचुअली 14 करोड़ बिहारियों की बात हो रही है यहाँ पे, और उस बिहारी में जो गरीब जाति है ना, उसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ विकसित नेशन until unless you don't make a विकसित बिहार। एंड विकसित बिहार के लिए 18% इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन। Yes, of course. एंड दे हैव टू बी पार्ट ऑफ एनी एजेंडा। They have to be part of, and पर they अगर are the उनको- part of agenda. The problem is that they themselves don't understand कि वो एजेंडा का पर हिस्सा अगर है। सभी मुसलमानों को घुसपैठी करके अगर आप पेंट करेंगे, कुछ लोग हैं आपकी जो करते पार्टी में हैं। नहीं, जो आपके हाँ, गठबंधन गठबंधन में में है, इन योर अलायंस, वो सबको एक ही कलर में पेंट कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो जो उनको वोट बैंक बना के पेंट करके बैठे हुए उन लोगों ने उनके लिए क्या कर दिया। भाई आपको नेतृत्व पे भरोसा होना चाहिए ना। भाई मेरी भी पार्टी में कई लोग हैं, कोई बयान दे देगा, कोई मेरी पार्टी में 2-4 लोग हैं जो मुझे परपेचुअली मुख्यमंत्री बनाया जा रहे हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मायने तो वो रखेगा ना। मेरे गठबंधन के हमारे नेता, देश के हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। वो कहाँ बात कर रहे हैं, क्लीशेड साउंड करेगा, बट हमारी कौन सी स्कीम में हमने हिंदू मुसलमान करके उन स्कीम को हम लोगों ने देने का काम किया, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो ऐसे में ये मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कि भैया जिसने आपको वोट बैंक बना के रखा, वो आज आपको उप मुख्यमंत्री तक तो घोषित करने को तैयार नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, 2005-6 के आसपास आई। उससे पहले केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस, बिहार में 15 साल तक लगातार राजद। तो क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलती है भैया कि मुसलमानों के बुरे हाल हैं। तो क्या कर दिया इन लोगों ने आपके लिए, सिर्फ डरा डरा के मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो क्या हो गया भैया, जब आप कैंपेन करेंगे वहां पर सेकंड फेज के लिए उस साइड में, सीमांचल में गया हूँ, मेरा एक खुद का मेरा एक प्रत्याशी, आई गेव अ टिकट टू अ मुस्लिम, तो व्हाट इज द रिस्पांस? वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैं यही सब मैं बोलता हूँ वहां जाके, आप डर के क्यों वोट दे रहे हो यार, डर के मत दीजिए। अगर आपको, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे वोट दीजिए। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच मुसलमानों को लेकर, क्या उस पर कोई उंगली उठा सकता है? बट उसके बाद भी आप उनके साथ नहीं आते, क्यों? क्योंकि मोदी और एनडीए और ये डर वो डर, लोग डरा डरा के। मेरे नेता के ऊपर कोई सवाल उठा सकता था क्या? 2005 में जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी खत्म कर दी, फेब में जब चुनाव हुए थे 29 विधायक आए थे और पापा ने ये कहा था कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दो। नवंबर में क्या किया? कोई साथ नहीं आया। हम लोग 9-10 सीटों पे आके हम लोग सिमट गए। क्योंकि वहां पर सीमांचल एरिया में कई मेनी पीपल आर कैंपेनिंग की तीर पर वोट मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप तीर पर वोट डालते हैं तो वो कमल पर वोट जाएगा। बिल्कुल। सो दिस काइंड ऑफ कैंपेनिंग, यही नैरेटिव वो सेट करते हैं, इसी नैरेटिव में मुसलमान फंसते हैं, गिरते हैं, और उसके बाद मिला क्या उनको इतने सालों से। और हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया उनके साथ बुरा कि वो, अब घुसपैठियों की भी अगर बात होती है, मेरी समझ में नहीं आता कि घुसपैठिए सीधा मुसलमान कैसे बन जाते हैं।
और वो लोग कैसे मान जाते हैं कि भैया घुसपैठिया हम बोल रहे हैं तो सिर्फ हम ही को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सीए को लेकर भी यही भ्रम। पता है ये इतना सिंपल सा कानून था सीए का कि 5 ऐसे देश जहां पे मेजोरिटी में मुसलमान हैं वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून था। देश भर में आगजनी का माहौल, नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मैं पूछना चाहूंगा मुसलमानों से कि बताइए कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई सीए के द्वारा। तो झूठ बोलते हैं, ये भी उसमें फंसते हैं, डर जाते हैं, डर के वोट करते हैं और फिर उनके बंधुआ बन के रह जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड फेज। थैंक यू।